हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आ चुके हैं एक और नए चैप्टर के साथ जिसमें मैं आपसे बात करने वाला हूं एनपीओ की। बच्चा, सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारी अकाउंट्स की पहली यूनिट है जिसको आप लोगों ने अभी तक पढ़ा भी नहीं, क्योंकि ये लास्ट ईयर 12th में था, पर इस साल जो आप लोग बोर्ड दे के आए हैं आपके कोर्स से इसको हटा दिया गया था। तो चलिए एक बार पहले इसको समझते हैं। देखिए, हमें ज़्यादा कोई लेंथी क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। हमको बेसिकली क्वेश्चन जो मिलेंगे वो एमसीक्यू बेस मिलेंगे, तो इस चैप्टर की थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रख के चलेंगे। ठीक है, कोई समस्या हो इमीडिएटली आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो या हमें मेल कर सकते हो trickyeconomics@gmail.com पर। बच्चा, आपको बताऊं, सीयूईटी कोर्स के लिए काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं जो अच्छा खासा इसको एक कमाई का जरिया बनाए हुए हैं और 40-40, 50-50 हज़ार फीस चार्ज कर रहे हैं। मैं आपको यूनिट वाइज यूनिट अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बीएसटी कंप्लीट कराने वाला हूं। साथ ही साथ उस चैप्टर से रिलेटेड जितने पॉसिबल एमसीक्यू होंगे उनको भी कवर कराऊंगा। डेली मैं एमसीक्यू के लिए लाइव जुड़ा करूंगा आप लोगों के साथ। शाम को 7 बजे के आसपास हमारी टाइमिंग रहने वाली है, या 8 बजे, जैसा शेड्यूल रहता है मेरा उसके हिसाब से हम इसको स्विच करते रहेंगे। लेकिन हाँ, ये डेली है कि जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होगा नेक्स्ट दिन उसकी लाइव क्लास में यूट्यूब पर आपसे लूँगा और उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग एक गिवन टाइम फ्रेम में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इतनी बात क्लियर है बच्चा? फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जब मैं ये पूरे कोर्स की तैयारी करा रहा हूँ तो आपसे सिर्फ एक चीज़ की डिमांड करूंगा कि चैनल को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में जो लोग सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं उनको इस चैनल तक जोड़िए। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। अगर आप अपना ड्रीम कॉलेज अचीव कर ले जाते हैं और मेरी थोड़ी सी मदद आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकती है, तो कल को जब आप, भले ही हम और आपसे कभी इंटरेक्शन ना हो, लेकिन जब कहीं आप किसी अच्छे ओहदे, किसी अच्छे पद पर बैठे होंगे तो एक बार याद तो जरूर करें कि हाँ, एक पंडित भैया थे जिन्होंने हमें इस मुकाम तक लाने में अपना पूरा एफर्ट दिया था। 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होने दूंगा, ये प्रॉमिस है मेरा। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बीएसटी की पूरी तैयारी अपने चैनल पर सीयूईटी के लिए 50 दिन फोड़ देंगे। याद रखना, 50 दिन आग लगा देनी है। मतलब सीयूईटी में जो ड्रीम कॉलेज हैं, जिसका आपने टारगेट देखा, उनको अचीव करके रखना है। रामजस कॉलेज हुआ, एसआरसीसी हुआ, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हुआ, दिल्ली साउथ कैंपस, जितने खूबसूरत कॉलेज हैं इन सब में हमारा कहीं ना कहीं सिलेक्शन होना है और हम करके मानेंगे। देखो, नहीं होने का तो सवाल ही नहीं है, अप्रोच ये कि होना है, हमें सिलेक्शन कराना है। क्लियर? चलिए, अच्छा, आज के चैप्टर में मैं आपसे बात करूंगा अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, पहली चीज़, जैसे ही हमारे पास आया एनपीओ, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट होती हैं? देखो, जैसे कोई चैरिटेबल स्कूल चल रहा है, ठीक है, चैरिटी का स्कूल है, कोई पुस्तकालय, जैसे हम कहते हैं ना लाइब्रेरी है, चैरिटी बेस पर। बेसिकली एनपीओ का मतलब होता है नॉट फॉर प्रॉफिट। मतलब ऐसा नहीं है कि ये प्रॉफिट नहीं कमाती, पर मेन मोटिव जो होता है वो सर्विस का होता है। किसका होता है? यानी कि ये मेन पर्पस जिसके लिए काम करते हैं वो होता है सर्विस प्रोवाइड करना। हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करानी है जो लोगों को सेटिस्फाई करें। कभी भी ये मतलब नहीं है एनपीओ का कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट नहीं कमाती। प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन फर्स्ट जो मेन पर्पस होता है वो सर्विस मोटिव होता है। ठीक है, देखिए ज़रा, अगर मैं बात करूँ मीनिंग की, तो क्या कह रहा है हमसे? देयर आर इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर सेट अप विथ जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज। आ गई बात। इनका जो मेन पर्पस होता है बच्चा, वो सर्विस प्रोवाइड करने का होता है। कैसा होता है? सर्विस प्रोवाइड करने का। जैसे सोशल एक्टिविटी हुआ। अब कोई भी एनपीओ या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी कल्चरल फंक्शन के लिए हो सकता है, किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कोई क्रिएट कर सकती है, लिटरेचर पर्पस के लिए हो सकता है, स्पोर्ट्स पर्पस के लिए हो सकता है, किसी भी पर्पस के लिए खोला जा सकता है। द एम ऑफ सच इंस्टीट्यूट इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। इनका एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। हाउएवर द ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने में कैपेबल होता है। याद रखिएगा ये चीज़ बच्चे। एमसीक्यू बनने हैं तो थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने लिए। फिर अ सेपरेट लीगल एंटिटी नॉट ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और एन एंटरप्राइज। बच्चा, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसको कोई इंडिविजुअल या कोई एंटरप्राइज या इंटरप्राइज कैरी नहीं करती। ये ज़्यादातर ट्रस्टीज होते हैं, कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो गया जिन्होंने ट्रस्ट के बेसिस पे इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, एग्जाम्पल ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस आर स्कूल, कॉलेज, पब्लिक हॉस्पिटल्स, लिटरेचर,
सोसाइटीज, लिटरेसी सोसाइटी प्रमोटिंग स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर एटसेट्रा। अगर हम बात करें करेक्टरिस्टिक की बच्चा, तो पहला फॉर्म बाय प्रमोटर, इसको कौन फॉर्म करता है? प्रमोटर। द ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म बाय द प्रमोटर्स हु कैन ईदर इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल एंटरप्राइज। इनकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है बिजनेस की। दीज ऑर्गेनाइजेशन हैव सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर। मेंबर अलग है और ऑर्गेनाइजेशन अलग होगी। क्लियर है? फिर अगर हम बात करें पर्पस का, तो इनका पर्पस होता है जैसे कल्चरल पर्पस हो सकता है, एजुकेशनल हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, कोई भी पब्लिक सर्विस मोटिव का ये काम कर रहे हो। फिर आता है बच्चा फॉर्म कैसे किया जाता है? चैरिटेबल सोसाइटी और ट्रस्ट के द्वारा इसको बनाया जाता है। ये बात याद रखिएगा। नो प्रॉफिट मोटिव, मैंने बताया शुरुआत में, इन कंपनीज का प्रॉफिट मोटिव कमाना नहीं होता है। ये कंपनी, ये ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती हैं वो साइकोलॉजिकल या सोशल वेलफेयर के लिए ज़्यादा काम करती है। लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराना बच्चे इनका मेन मकसद होता है। फिर अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, इट इज़ मैनेज बाय द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल नोन एज ट्रस्टी, और जो लोग इसको मैनेज करते हैं वो ट्रस्टी कहलाते हैं, या कोई मैनेजर्स की कमेटी, मैनेजिंग कमेटी बना दी जाती है जो इस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करती है। अगर हम बात करें फंडिंग की, तो इनका मेन सोर्स क्या होता है? सब्सक्रिप्शन से आने वाली इनकम। अब जैसे मान लीजिए आपने किसी मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, जैसे क्रांति करके कोई पत्रिका आती है, जैसे हम लोग वो देखते थे ना, अभी आपने एक वो देखी हो वेब सीरीज फर्जी, उसमें एक उसके नानू चलाते ना क्रांति पत्रिका। अब आपने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है, अब वो सोशल वेलफेयर के लिए, सर्विस मोटिव के लिए, लेकिन सब्सक्रिप्शन के लिए आपको हर महीने कुछ पैसा देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता है। दिव्य ज्योति करके एक ऐसी पत्रिका आती है जो आपके दादी बाबा लोगों ने लगवा रखी होगी, तो ये सब्सक्रिप्शन या कभी कभी डोनेशन से इनकी इनकम हो जाती है, गवर्नमेंट कुछ ग्रांट के रूप में इनको दे दे, या अदर रिसिप्ट जो इनकी होती है। ठीक है, अभी इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। फिर आता है बच्चा अकाउंट्स। लाइक प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ डू नॉट प्रिपेयर पीएल अकाउंट। जैसे कि और कंपनियां, या लास्ट ईयर आपने सीखा भी था 11th क्लास में, जो भी कंपनी होती है वो क्या बनाती है? पीएल ऐप और ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो अगर हम बात करें इसके अकाउंट्स की, तो सबसे पहली चीज़ याद रखिए, एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट नंबर पे प्रिपेयर करेगा, वो करते हैं ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। याद रखिएगा ये बात, सबसे पहले जो अकाउंट ये प्रिपेयर करेंगे बच्चा, वो अकाउंट रहने वाला है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जरा इसको सीख लीजिए। फर्स्ट नंबर पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है, याद रखना, ऑल द मनी रिसीव एंड पेड related to any accounting year। बच्चा किसी भी अकाउंटिंग ईयर से रिलेट करती हो, कोई भी पैसा हो, वो इस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर मैं बात करूं आपसे इसके सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की, तो याद रखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज रियल इन नेचर। ये रियल इन नेचर होता है। रियल अकाउंट का रूल पता है या नहीं पता है? क्या? डेबिट व्हाट कम इन, और फिर बच्चा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आना डेबिट, जाना क्रेडिट, मीन्स कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होंगी। ऑल द कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बच्चा किसी भी साल की कोई भी हो, वो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में होगी, ये बात याद रखिएगा। फिर आगे बात करते बच्चा डिफरेंस बिटवीन एनपीओ एंड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है। एनपीओ में सर्विस मोटिव होता है, इसमें प्रॉफिट मोटिव होता है। एनपीओ में बच्चा प्रमोटर या मैनेजर या ट्रस्टी बनाते हैं, वो मैनेज करते हैं। इसमें एंटरप्राइज जो है ओनर या मैनेजर मैनेज करता है। बच्चा इनका जो फंड आता है वो कहाँ से आता है? मेंबरशिप से आता है, डोनेशन से आता है, या सरप्लस होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब कम हो और ऑपरेटिंग इनकम ज़्यादा हो, उससे आता है। फिर इट रिसीव फंड फ्रॉम प्रमोटर, प्रोप्राइटर्स, पार्टनर एंड एनी अदर सोर्स। वीसी जो होते हैं ना, वेंचर कैपिटलिस्ट जो इन्वेस्ट करते हैं, वो कहीं से भी पैसा ले सकते हैं। अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो बच्चा एनपीओ हमेशा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को मैं भी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन प्रॉफिट कंपनी जो होती है नॉर्मल, वो क्या ट्रेडिंग पीएल और
बैलेंस शीट बनाती हैं। याद रखना सरप्लस प्रॉफिट अगर कोई नॉर्मल कंपनी है तो जो पीएल के एंड में जिधर भी डिफरेंस बचता था, अगर डेबिट में हो तो एनपी और क्रेडिट में हो तो नेट लॉस, पर अगर यहाँ पर इनकम ज़्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो तो उसको हम कहते हैं सरप्लस, और अगर वाइस वर्सा हो जाए कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो बच्चा और इनकम कम हो तो उसको हम कहते हैं लॉस। क्लियर है बात? डेफिसिट के रूप से जाना जाता है। अब देखिए, जब यहाँ पर इतना जिक्र हो रहा है तो क्यों ना इस चीज़ को भी हम अभी ही समझ लें। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ रिसिप्ट की, ठीक है बच्चा। रिसिप्ट हमारी दो प्रकार की हो सकती हैं। पहली क्या हो सकती है? एक होती है रिवेन्यू रिसिप्ट। क्या होती है बच्चा? रिवेन्यू रिसिप्ट। और एक होती है बच्चा कैपिटल रिसिप्ट। क्या होती है बच्चे? अब देखो, बिजनेस में रिसिप्ट का मतलब होता है पैसा आना। तो बच्चे बिजनेस में पैसा आने के दो साधन होते हैं। पहला, या तो असेट्स सोल्ड हो गई हो, ठीक है। सेकंड क्या होता है बच्चा? या तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई हो। क्या हो गई हो? कहीं से बोरोइंग कर ली हो, कोई लोन ले लिया हो बैंक से, तो इन सब तरीकों से रिसिप्ट होती है। अब इन दोनों में से कोई भी चीज़ बच्चा नहीं हो रही है। बच्चे याद रखने वाली चीज़ क्या है? नीदर इंक्रीज इन लाइबिलिटी नॉर डिक्रीज इन असेट्स। ना तो लाइबिलिटी बढ़ रही है ना असेट कम हो रही है, इसके बावजूद आपके पास पैसा आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं बच्चा रिवेन्यू रिसिप्ट। क्या कहते हैं? रिवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में आप समझ लीजिए, क्या? फाइन एक प्रकार की आपकी रिसिप्ट है, ठीक। और टैक्स अगर कहीं से रिसीव हो रहा है, पेनल्टी कहीं से भी अगर ये सब आपको रिसीव हो रही हैं तो बच्चा ये आपकी एक प्रकार की रिसिप्ट है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं आपसे बात करूं कैपिटल रिसिप्ट की, देखो कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है? ईदर लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ईदर इंक्रीज इन लाइबिलिटी। या तो कहीं से आपने पैसा उधार ले लिया हो, है या नहीं, कहीं से बोरो कर लिया हो, कुछ गिरवी रख के लोन ले लिया हो, तो इससे आपके पास पैसा आएगा, लेकिन ये आपकी कैपिटल रिसिप्ट होगी। फिर और डिक्रीज इन असेट, और बच्चा आपने कोई असेट बेच दी है, उससे आपके पास अगर कोई पैसा आ रहा है तो वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट होगी। कैसी रिसिप्ट होगी? कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर है? एग्जाम्पल, लोन या मशीनरी सोल्ड, ठीक, एटसेट्रा। रिवेन्यू रिसिप्ट क्लियर है और कैपिटल रिसिप्ट। इसके बाद फिर एक्सपेंसेस को भी बच्चे इसमें दो पार्ट्स पर क्लासिफाई किया जाता है। आइए जरा एक्सपेंसेस की बात भी अब जब लगे हाथ कर रहे हैं तो कर ही डालते हैं अभी। देखो बच्चा, एक्सपेंसेस की अगर मैं आपसे बात करूं तो एक्सपेंसेस को भी हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं बच्चा। एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस और एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंस। तो जब मैं आपसे बात करूं रेवेन्यू एक्सपेंस की, तो अब देखो बिजनेस में आदमी जब एक्सपेंस करता है तो उसके पीछे दो चीज़ें होती हैं, ध्यान से समझना। पहली कंडीशन क्या होती है? या तो आपने असेट्स परचेज कर ली हो। क्या कर ली हो? या आपने लाइबिलिटी रीपे कर दी हो। क्या कर दी हो बच्चा? रीपे। लेकिन अगर आप इन दोनों को करने के बावजूद भी आपके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिससे पैसा खर्च हो रहा है, अब समझिएगा ज़रा इधर बात। नीदर, बच्चे बहुत ध्यान से समझना, नीदर डिक्रीज इन लाइबिलिटी नॉर इंक्रीज इन असेट्स। ना तो लाइबिलिटी कम हो रही है ना ही एसेट बढ़ रही है, स्टिल आपके पास से पैसा खर्च हो रहा है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो टैक्स पेड, फाइन पेड, है ना, कोई पेनल्टी अगर आप पेड कर रहे हैं एटसेट्रा।
बच्चा अगर मैं आपसे बात करूं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो याद रखिए क्या, ईदर डिक्रीज इन लाइबिलिटी और ईदर इंक्रीज इन असेट। लाइबिलिटी का घटना और असेट का बढ़ना आपका हमेशा रहेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या रहेगा बच्चे, ये बात याद रखिए, कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कोई डाउट? दोनों ही प्रकार के एक्सपेंडिचर्स को मैंने आपको क्लियर कर दिया और दोनों ही प्रकार की रिसिप्ट को भी हमने क्लियर कर लिया है। आइए चलते हैं वापस अपने नोट्स पर, क्या कह रहा है यहाँ पर, इनको जरा समझते हैं थोड़ा सा। Financial statement for not-for-profit organization is prepared annually and final accounts of every year showing the financial transaction। ठीक है, जैसा नॉर्मल होता है, हमें पता है इसमें क्या क्या बनता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट।